अब जब बीजेपी की सारी रणनीतियां और सारे जो फैसले होते हैं वो देश हित में हो ना हो, चुनाव हित में ज़रूर होते हैं। तो सीए का जिन अंदर गया था सन 2019-20 में और बाहर आया है सन 2023 के अंतिम, इसलिए ये बिल भी किसान बिल की तरह औंधे मुंह गिरेगा। और अगर आज इस पे कोशिश भी होती है चुनाव के वक्त जबरिया इसको कुछ करने की, तो चुनाव के बाद जो है, या चुनाव से पहले ही ऐसे या एक प्रधानमंत्री जी टीवी पे आएंगे और कहेंगे कि सीए वाले मसले पे मेरे तप में कोई कमी रह गई हो। कुछ रैट माइनर्स आए जिन्होंने लास्ट में जाके जब सब फेल हो गए तो उसको निकाल दिया, सबका शुक्रिया। लेकिन सवाल उसमें एक है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो इमरजेंसी एग्जिट सुरंग में बनानी थी, जिसकी वजह से वो फंसे, वो नक्शे पर तो मौजूद थी लेकिन सुरंग में मौजूद नहीं थी। सीएए का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकलना शुरू हो गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि सीएए देश का कानून है और हम इसे लागू करके रहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, जब किसान बिल आया था तो उसे भी देश का कानून बताया गया था। उसके बारे में बताया जाता कि इस बिल के आने से बेइंतहा फ़ायदे होंगे। और फिर उसके बाद जब चुनाव में लगा कि मामला निपट जाएगा तो उस बिल के अनगिनत नुकसान थे, इसलिए सरकार ने उसको वापस ले लिया लागू करने के बाद। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे तप में कमी रह गई और XYZ, आप जानते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। अब जब बीजेपी की सारी रणनीतियां और सारे जो फैसले होते हैं वो देश हित में हो ना हो, चुनाव हित में ज़रूर होते हैं। तो सीए का जिन अंदर गया था सन 2019-20 में और बाहर आया है सन 2023 के अंतिम छोर पे हम खड़े हैं इस वक्त। इसमें तो सिंपल सी बात है, जो मैंने कहा कि चुनाव हित के लिए भाजपा को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सीए के बिल जिनको जो है वो बिल से बाहर लाना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का 100% यकीन है और मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये बिल देश हित में है नहीं, सिर्फ चुनाव हित में है। पोलराइजेशन के लिए ये बिल हो सकता है ज़रूरी हो, भाजपा की जीत के लिए हो सकता है कि स्ट्रैटेजी का पार्ट हो, लेकिन ये बिल देश हित में नहीं है। इसलिए ये बिल भी किसान बिल की तरह औंधे मुंह गिरेगा। और अगर आज इस पे कोशिश भी होती है चुनाव के वक्त जबरिया इसको कुछ करने की, तो चुनाव के बाद जो है, या चुनाव से पहले ही ऐसे या एक प्रधानमंत्री जी टीवी पे आएंगे और कहेंगे कि सीए वाले मसले पे मेरे तप में कोई कमी रह गई हो। असल में बीजेपी करती क्या है, आप इस मोडस ऑपरेंडी को समझिए कि बीजेपी एक सिक्का उछालती है और फिर उस सिक्के को उछाल के उसका रिपरकशन देखती है ग्राउंड पे क्या है। ये बीजेपी की रणनीति है। फॉर एग्जाम्पल, बीच में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना होगा, और जितने गोदी मीडिया के पत्रकार थे और जितने इनके ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स थे जो हर वक्त नफरत फैलाते हैं, जो हर वक्त हिंदू मुसलमान को बांट के बात करते हैं, जो देश हित के बजाय सिर्फ भाजपा हित की बात करते हैं, उन सब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गाना गाना शुरू कर दिया, कव्वालियाँ गानी शुरू कर दी और ऐसे बताने लगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। और अचानक से वो गायब हो गया, जैसे पार्लियामेंट चली वो गायब हो गया अचानक से। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब इन्होंने पता किया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान, तो इनको कैलकुलेशन में समझ में आया कि भाई उसमें आदिवासी बहुत सीवियरली इफेक्ट हो रहा है। तो इनको लगा कि कहीं फिर पता लगा चुनाव में ऊपर नीचे हो जाए, तो ये फ़ौरन उसको गायब कर दिया। तो सारे पत्रकार जो हैं, सारे इन्फ्लुएंसर जो है, उन्होंने भी गायब कर दिया। ऐसे ही किसान बिल पे भी हुआ था। अब ये सीए का पानी चेक कर रहे हैं कि उसको लाने से क्या कोई फ़ायदा हो सकता है चुनाव में। और जब एक सरकार पिछले 10 सालों में कुछ ना कर पाई हो, पूर्णतः विफल रही हो, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल आटा देंगे हम। आप कब ये देंगे? अगर आप उनको सक्षम बना देते उन लोगों को, तो आपकी भीख के चावल आटे पे नहीं जीते, वो चावल आटा खरीदने में सक्षम हो जाते तो खुद भी खाते और 4 लोग उनके परिवार के जो हैं वो भी खाते। लेकिन आप वो भीख को सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क था और है जहां स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज़ होता है। स्वाभिमान से आदमी समझौता नहीं करता, लेकिन जब आप 5 किलो चावल किसी को देते हैं तो उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है, यानी वो नाकारा है, वो 5 किलो चावल भी खरीद नहीं सकता। और अब हम उसको ये चावल दे के उसको ये बताएंगे कि देश प्रगति की ओर अग्रसर है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए और कहिए कि मेरे मोहल्ले में 500 लोग ऐसे रहते हैं जिनको मैं 5 किलो चावल देता हूं तो वो खाना खाते हैं,
तो फिर लोग ये नहीं मानेंगे कि आपका मोहल्ला बड़ा विकासशील है, लोग मानेंगे आपके मोहल्ले में लोग गुर्बत में हैं। तो दो चीज़ें एक हाथ में लेके नहीं चल सकता आदमी। एक तरफ आप बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की तरफ हम अग्रसर हैं, दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को खाना देने की बात कर रहे हैं कि हम चावल देंगे तब उनका घर चलेगा। तो विरोधाभास है बहुत सारा। और अभी आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अब अभी जाके चुनाव के दौरान ये घोषणा हुई कि अगले 5 साल तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। तो सब कुछ चुनावी है। अगर देश हित में कुछ होता जैसे, तो मैं उसको मानता। मैं एक एग्जांपल और दूं इसमें आपको कि आपने सुना होगा उत्तराखंड में अभी एक सुरंग में मजदूर फंस गए और वो बड़ी मुशक्क़त के बाद निकाले गए। कई सारे लोगों का उसमें योगदान रहा, सेना का योगदान रहा, एनडीआरएफ का योगदान रहा, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आई उसमें, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए और साथ साथ कुछ रैट माइनर्स आए जिन्होंने लास्ट में जाके जब सब फेल हो गए तो उसको निकाल दिया। सबका शुक्रिया। लेकिन सवाल उसमें एक है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जो इमरजेंसी एग्जिट सुरंग में बनानी थी जिसकी वजह से वो फंसे, वो नक्शे पर तो मौजूद थी लेकिन सुरंग में मौजूद नहीं थी। तो अब आप जो है अगर हर चीज़ में मिलावट कर देंगे तो फिर आप कहेंगे शरीर जो है वो आपका ताकतवर बने, नहीं बन सकता है। तो ये मिलावटखोरी को और चुनावी हित के बजाय देश हित को सर्वप्रिय रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने किस आधार पे ये कह रहे हैं कि जो सीए है ये देश विरोधी है, मुसलमान विरोधी है? क्या आखिर आधार है? वो तो तभी पता चलेगा ना जब कानून लागू होगा। उससे पहले कैसे मान लिया जाए? क्या फिर से कोई आंदोलन करने की तैयारी है? नहीं, आंदोलन तो देखिए जनता करती है। आंदोलन कोई व्यक्ति नहीं करता है। जनता को लगा गलत किसान आंदोलन में तो लाखों की संख्या में लोग बैठ गए जाके। ऐसे ही एनआरसी और सीईए में जब लगा लोगों को कि गलत हो रहा है, एक अननेसेसरी एक्सरसाइज है, लोगों को परेशान करने की एक्सरसाइज है, तो लोग सड़कों पे बैठे और पूरे मुल्क में बैठे। आपने देखा भाई, फोर्सफुली रोकने के बावजूद भी लोग बैठे। कितने लोगों को जो है मतलब लाठी चार्ज से लेके गोलियां तक चलाई गई, लेकिन लोगों ने विरोध किया। और विरोध हमें कोई भाजपा या कांग्रेस विरोध करने का अधिकार नहीं देती है। इस मुल्क का आईन जिस पर यह मुल्क बना है ना, वो हमें विरोध का अधिकार देता है, बशर्ते कि वो विरोध जो है वो शांतिपूर्ण हो। तो ये देश विरोधी कैसे है ये कानून? देखिए, देश विरोधी का मतलब क्या होता है, या जो देश क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यही तो देश है कि दीवार खंबा सड़क देश है। तो जब भारत के लोगों को परेशान करने के लिए कोई कानून बनाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं नोटबंदी को देश विरोधी मानता हूं। क्यों? आप अच्छे खासे घर में बैठे हुए थे, आपको एक स्ट्रेस दे दिया। भाई मैं कहता हूं कि अगर आप एक बात बताइए, एक जंगल में 4 शेर आदमखोर हो जाएं और वो लोगों को मारने लगे, तो क्या आप सारे शेरों को गोली मार देंगे? चेक करके मारेंगे ना कि भाई ये 4 कौन से आदमखोर हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, या तो उनको पकड़ लो या उनको गोली मार दो। ऐसे ही काले धन की बात आप कर लीजिए। तो काला धन कोई आम आदमी के पास तो नहीं है, काला धन तो बेचारा जो है वो 2, 4, 5 अमीरों के पास होगा। तो ये जो बेचारा आम आदमी पिस रहा है कि भाई आपने पूरा का पूरा इनफॉर्मल सेक्टर ही तबाह कर दिया नोटबंदी करके, तो ये देश विरोधी था। आपने कितने ग्वालों के, कितने जो है मजदूरों के, कितनी जो गृहस्थ महिलाएं थी जो उनकी एक स्रोत जिसको उन्होंने अपने पतियों से छुपा के बुरे वक्त के लिए सैकड़ों सालों में बनाया होगा, उसको 1 सेकंड में ध्वस्त कर दिया और पूरे देश की जनता को एक टेंशन दे दिया कि जाओ भाई नोट बदलवाओ। तो इस तरह के आत्मघाती कानून जो सिर्फ देश की जनता को परेशान करने के लिए बनाए जाएं, चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, इस तरह के, और चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड टाइप का कोई प्रोग्राम हो, इस तरह की चीज़ें चुनाव हित में इमोशंस के एट्रीब्यूट्स के लिए की जा सकती हैं, देश हित के लिए नहीं है। तो जो चीज़ देश हित के लिए नहीं होगी उसको देश विरोधी ही कहा जाएगा। अच्छा, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बड़ा विरोध किया बीजेपी के नेताओं ने तेलंगाना इलेक्शन के दौरान, और अमित शाह भी बोले उसके खिलाफ और योगी आदित्यनाथ भी बोले कि मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी मुस्लिम है उसको आरक्षण लागू है। तो ये कैसे मतलब विरोधाभास है? दूसरे राज्यों में जहाँ पर मुस्लिम आरक्षण है वह किस तरह की तरफ जा रही है राजनीति? देखिए, ऐसा है कि चुनाव के समय में भाजपा अगर मुसलमानों का नाम ना ले तो शायद भाजपा की 4 सीटें भी ना आए। तो सारा का सारा जो चुनावी पोलराइजेशन है वो मुसलमानों की जड़ में है। अगर इस देश में शायद मुसलमान नहीं होते तो किसी जातिगत लेवल पर होता कि पंडित बनाम ठाकुर, दलित बनाम अगड़ी जाति, इस तरह के चीज़ें होती। तो
ये पोलराइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ना इनकी बातों का कोई सिर पैर है और ना उसका कोई आधार है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज़ें करेक्ट हैं वो होंगी। अगर मुसलमान ओबीसी में आएगा तो उसको आरक्षण मिलेगा, आपके कहने ना कहने से नहीं हो सकता है, जब तक आप संविधान में परिवर्तन ना ले आएँ, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना ले आएँ। अब बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं और कहते हैं, भाजपा के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो ये मुझे कहते हैं कि भाई जो भी योजनाएं भाजपा लागू करती है उसमें मुसलमानों को भी मिलता है और हिंदुओं को भी मिलता है, तो कहाँ भेदभाव है? तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये भेदभाव वहाँ है जहाँ पे राजनीतिक भागीदारी देने की बात है। लोकसभा में आपने एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर एक भी टिकट विधानसभा में मुसलमान को नहीं दिया आपने। आपके केंद्रीय सरकार में इस वक्त एक भी केंद्रीय मंत्री मुसलमान नहीं है। यहाँ तक कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो आपका है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहाँ भी आपका एक मुसलमान मंत्री नहीं है। इसके बाद माइनॉरिटी कमीशन की आप बात कर लीजिए, वहाँ भी एक मुसलमान चेयरमैन नहीं बन सकता, जबकि हम सबसे बड़े माइनॉरिटी हैं उस हिसाब से। तो आप जहाँ कर सकते हैं वहाँ तो आपने कर दिया। अब अभी आप संविधान के हिसाब से ये तो नहीं कर सकते कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेंडर बांटने की वो एक्स जाति को मिलेगी या एक्स धर्म को मिलेगी, तो वहाँ आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वो मौका हो और आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी राज्यसभा, आपकी 17-18 स्टेटों में सरकारें बन जाएं और आपका जो है लोकसभा क्लियर हो जाए, तो आप हो सकता है ऐसा भी करने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं। जहां आपने सेग्रीगेशन कर दिया है पॉलिटिकल लेवल पर, आप इकोनॉमिकल लेवल पर भी सेग्रीगेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है और जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, साउथ से भाजपा साफ हो गई है करीब करीब। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आगे बहुत बड़ी अब जो है भाजपा चढ़ाव की ओर है। अब जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे मोदी जी गए थे, उधर से नीचे ही आ रहे हैं वो।